नाज़रीन आदाब, सालार में आपका इस्तकबाल है। रियासत कर्नाटक का मरकज़ इख्तिदार बेंगलोर, राजधानी के इस हिस्से में हम यहाँ शिवाजी नगर इलाक़े में हैं। ये शिवाजी नगर इलाक़ा जो तारीख़ी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस हल्के में मरकज़ इख्तिदार विधान सौदा आता है, जहाँ हुकूमत के तमाम फ़ैसले हुआ करते हैं। हुकूमत के फ़ैसलों की इस जगह से सिर्फ चंद मीटर या बल्कि 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाला इलाक़ा बदकिस्मती से बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। यहाँ पर तालीमी, समाजी और माशी एतबार से आवाम की बिलखुसूस अक़लियतों की जितनी तरक्की होनी चाहिए थी, नहीं हो सकी। इसके असबाब क्या हैं और इसका सद्देबाब किस तरीक़े से किया जा सकता है और आने वाले दिनों में इसकी तरक्की कैसे यकीनी बनाई जा सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस इलाक़े के रुकन असम्बली रिजवान अरशद मौजूद हैं। रिजवान साहब, आपका सालार में इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने कहा कि शिवाजी नगर हल्का जो है बुनियादी मसाइल से बदहाल रहा है। यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलतों की कमी के साथ साथ सोशियो इकनॉमिक प्रॉब्लम भी हैं। आपने उनको किस हद तक आइडेंटिफाई किया है और उसको? देखो रिजवान भाई, जब तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब मैं मुंतखब हुआ और मैंने इस हल्के का जायज़ा लिया, तो मुझे जो समझ में आया कि मुझे हर शोबे में मुझे काम करना पड़ेगा, हर मरहले पे काम करना पड़ेगा। चाहे वो इस हल्के की सड़कें हों, चाहे वो यूजीडी का नेटवर्क हो, चाहे वो स्ट्रॉम वाटर का नेटवर्क हो, चाहे उसके फुटपाथ्स हों, चाहे वो यहाँ की स्कूलें हों, चाहे यहाँ के गार्बेज का जो मसला है, कचरे का जो मसला है, पाकी सफाई का जो मसला है वो हो। आप किसी भी शोबे में आप ले लीजिए, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत पीछे शिवाजी नगर रहा। और यहाँ तक कि बीबीएमपी जो बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन है, उसके रैंकिंग में जो सबसे जहाँ पे कचरा, जहाँ पे गंदगी पूरे बेंगलोर में उनकी जो रैंकिंग होती है, उसमें सबसे नीचे नंबर पर शिवाजी नगर, मतलब सबसे अव्वल नंबर पर, कि सबसे ज़्यादा गंदगी यहाँ फैली हुई है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जब मैंने ये सोचा कि जब मैं नुमाइंदा बना हूँ और मैं उस हल्के में नुमाइंदा बना हूँ, उस हल्के का ये बहुत बड़ा हिस्सा पूरे बीबीएमपी रैंकिंग में नंबर 1 है सबसे ज़्यादा गंदगी के लिए, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जाहिर सी बात है कि एक चैलेंज था कि मैं हर लेवल पे इस पे काम शुरू करूं। एक तो पाकी सफाई पर, दूसरा हमारी स्कूलें जो बिल्कुल बदहाल हैं। हुकूमत की तरफ से जो स्कूल चल रहे हैं 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी स्कूलें हैं, लेकिन जो जितना जिस हालात में वो स्कूल्स हैं, कोई बच्चा जाकर वहाँ पढ़ नहीं सकता। हमारे बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे जब स्कूल में दीवार सही नहीं है, रंग नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है, बैठने के लिए बेंच ठीक से नहीं है, तो और लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, तो कैसे हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सड़कों की हालतें आप देखिए। तो पिछले 1.5 साल से मुसलसल काम मैंने शुरू किया, मुसलसल काम चल रहा है। ताख़ीर भी हुई है, परेशानी भी हो रही है, क्योंकि कोरोना बीच में आ गया, लॉकडाउन हो गए, फिर पिछले 6 महीने से लगातार बेंगलोर में बरसात हो रही है। तो जो काम हम 1 महीने में ख़त्म करना चाहते हैं वो 3 महीने हो जाता है, जो काम 3 महीने में ख़त्म करना चाहते हैं जाहिर सी बात है 9 महीने हो जाते हैं। तो ये सब हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं मुतमईन हूँ कि अलग अलग शोबे पर मैंने काम शुरू किया है और काम तरक्की में है, और आपकी नज़रों में भी ये सब आ रहे हैं जो भी हमने काम शुरू किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 6-8 महीने में एक नए शिवाजी नगर की शक्ल उभर कर आएगी, और बहुत काम बाकी है, लेकिन बहुत हद तक हम उस काम को कर पाएंगे। आगे चलकर आपके इस इंटरव्यू में अलग अलग जो मैं प्रोजेक्ट्स लिया हूँ, उस प्रोजेक्ट्स के लिए एक वजाहत भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। तालीमी एतबार से जैसा आपने कहा कि
तमाम तबक़ात, न सिर्फ ये कहा जाए कि मुस्लिम, बल्कि हल्के में तमाम तबक़ात तालीमी एतबार से पसमानदा हैं, उसको किस हद तक दूर करने के लिए आपकी कोशिश हुई है, और ऐसे कौन से मंसूबे हैं जिनको आपने आगे बढ़ाया है और वो हतमी शक्ल पा रहे हैं? देखिए, मेरी ये कोशिश रही है कि जब मैं कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ और लोगों के आमदनी पर जब इसका असर हुआ कि जो लोग 500-700 रुपये हर दिन कमा कर भी बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को की परवरिश करते हुए उनको किसी अच्छे या मामूली सी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की ताकत रखते थे, वो भी आज वो ताकत खो चुके हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि सरकारी स्कूलों को आपको मजबूत करना होगा, सरकारी स्कूलों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा और अच्छी तालीम वहाँ उसके ज़रिए बच्चों को पहुंचानी पड़ेगी। तो और शिवाजी नगर में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन हालात बहुत खस्ता हैं। तो हमने गवर्नमेंट स्कूल्स पे काम करना शुरू किया है। अब हफीज़िया स्कूल है, तकरीबन 130 साल पुराना स्कूल है। अभी हमने काम तकरीबन 12 करोड़ के लागत में एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल का काम हमने शुरू किया है। काम चल रहा है, फाउंडेशन का काम अभी चल रहा है। मुझे उम्मीद है अगले 1.5 साल में बिल्डिंग खड़ी होकर बेहतरीन बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी और एक अच्छे फाउंडेशन को उस स्कूल को चलाने के लिए भी दिया जाएगा, ताकि वो सरकारी स्कूल रहे और सरकार की वो मदद करें चलाने में इसको। और मुझे उस स्कूल को इस रियासत का सबसे बेस्ट स्कूल बनाना चाहता हूँ मैं। चाहे वो गवर्नमेंट ही स्कूल क्यों ना हो, लेकिन रियासत का टॉप स्कूल हो, हमारे बच्चे फ्री पढ़ें लेकिन सबसे टॉप स्कूल में पढ़ें। तो ये मेरी कोशिश है। काम शुरू हो गया है। गवर्नमेंट तमिल स्कूल जो पिछले तकरीबन 50 साल से कचरे का ढेर पड़ा हुआ था, कोई अंदर नहीं जा सकता था, कोई इतनी मुश्किल से वो बच्चे पढ़ रहे थे। जब मैं जाकर वहाँ देखा तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि क्या हालत बना कर रखी है। वो तमिल स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम अगले 8 दिन में हम शुरू करने जा रहे हैं और एक अच्छी स्कूल और अच्छा फुटबॉल ग्राउंड हम बनाएंगे, ताकि हमारे पास, क्योंकि कोई मैदान नहीं है, कोई पार्क नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ खेलने जाएं, हमारी माँ बहनें कहाँ पे वॉक करें, कहाँ पे उनकी सेहत बनाएं। तो तमिल स्कूल का काम 15 दिन में शुरू करेंगे। वो काम भी अगले 1 साल में हम ख़त्म करेंगे। और हफीज़िया स्कूल में हम एक वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं, एक एम्फी थिएटर बना रहे हैं, एक योगा करने के लिए एक बेहतरीन जगह बना रहे हैं, एक छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं, एक छोटा सा इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं जहाँ के हमारे बच्चे शटल खेल सकें, टेनिस खेल सकें, बास्केटबॉल खेल सकें। तो एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए और बच्चों के सेहत के लिए जो चीज़ें, जो वसाइल ज़रूरी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं। और मुझे जब मैं एमएलए बना था तो बच्चियों से मैं बात कर रहा था और चंद पेरेंट्स से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि बच्चियों का कॉलेज नहीं है, लड़कियों के लिए हमारे इलाके में कॉलेज नहीं है, बहुत दूर भेजना पड़ता है, महारानी कॉलेज भेजो या कहीं और भेजो। तो ड्रॉप आउट रेट्स जो हैं लड़कियों का 10th स्टैंडर्ड के बाद बहुत ज़्यादा था। तो हमने हुकूमत से रिक्वेस्ट करके किसी भी तरीके से अभी एक पीयू कॉलेज हमने सैंक्शन करवाई है। जी, कहाँ बने? वीके उबैदुल्ला स्कूल में अब एक पीयू कॉलेज भी अगले एकेडमिक ईयर से हम शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारी बच्चियाँ 10th के बाद डिसकंटिन्यू ना करें, चलकर अपने घर से आएँ, पढ़कर वापस अपने घर जा सकें। तो ये काम हमने शुरू किया है। टस्कर टाउन में एक स्कूल थी जो 100 साल पुरानी थी, मेट्रो डिपार्टमेंट के ज़रिए हमने वो स्कूल को फिर से नया बनाया है, बहुत खूबसूरत है। 10 तारीख के बाद उसका इनाग्रेशन किया जाएगा। ऐसे ही लतीफ़िया स्कूल का काम शुरू किया जाएगा। अलसूर में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका काम शुरू किया जाएगा। तो बहुत सारे स्कूल्स पर हमारी तवज्जो है कि अगले 4-5 साल में हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पर हम ले जाएं, ताकि जो बच्चा, ये तालीम हासिल करना हमारा बुनियादी हक़ है, फंडामेंटल राइट है। अगर किसी के पास इतने ज़राए नहीं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज सकें, इसका ये मतलब नहीं कि वो तालीम हासिल नहीं कर सकते। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि शिवाजी नगर को बेहतरीन सरकारी स्कूलों का हब बनाया जाए, एजुकेशन का एक हब बनाया जाए।
कोशिश तो शुरू हो गई है। हो सकता है अगले 5-7 साल में, अगले टर्म में, मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हुकूमत से मिल सकता है इंशाल्लाह, और हम तालीम पर काम करेंगे। अच्छा, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही है आपने, सड़कें हैं या फिर दूसरे मंसूबे जो आपके हैं, उसमें शिवाजी नगर का एक तारीखी मकाम है रसल मार्केट चांदनी चौक। वहाँ के लोगों का ये कहना है, बल्कि शिकायत है, कि उसको जो है ऐन उस वक्त ज़ाया कर दिया गया जब कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म हो गया, और उनकी तिजारत जो है तकरीबन 6 महीनों से मुतासिर है। क्या यहाँ तक भी सुनने में आया है कि एक चीज़ की शुरुआत करने जाते हैं तो कोई एक नया मसला सामने आ रहा है, और उसमें आपको क्या परेशानी पेश आ रही है और कब तक आप देखिए, शिवाजी नगर एक बहुत क़दीम इलाका है, तकरीबन इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है, 150-200 साल की तारीख़ है। और आज भी शिवाजी नगर में जो पानी का पाइप गया है, कई मुकामात में हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश के ज़माने में जो पाइप डाला गया था उसी में पानी घरों तक पहुंच रहा है। यूजीडी उस ज़माने पे जो डाला गया था, आज भी वही यूजीडी पे काम चल रहा है। तो एक इतने क़दीम इलाके को, जो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं, पॉपुलेटेड है, वहाँ पे काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो कमर्शियल इलाका भी है, रिहाइश इलाका भी है, और उसके बीच में हमें काम करना है। कोरोना भी है, बरसात भी है, इसके और मेरा जो टर्म है ये पूरे 5 साल के लिए टर्म भी नहीं है, मुझे मौका मिला गया सिर्फ 3 साल का, तो इसमें मुझे बहुत सारा काम करना है। तो अगर इतने पुराने इलाके में आप जब खुदाई करते हैं तो अंदर जाने के बाद कुछ और मसला निकल आता है, तो फिर उसको आपको सही करना पड़ता है, फिर आगे काम बढ़ाना पड़ता है। एक तरफ मेट्रो का काम चल रहा है, ज़मीन के अंदर आप जानते हैं कि मेट्रो टन सुरंग बना रही है। उस सुरंग बनाने के लिए जिस तरीके के जो टनल बोरिंग मशीन्स जा रही हैं, जो डिस्टर्बेंस वहाँ हो रहा है, उसके वजह से भी बहुत सारा काम मुतासिर हुआ है। लेकिन मेट्रो हमारे इलाके की तरक्की के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरा हम वहाँ पे कोऑपरेशन दे रहे हैं। आज हम 70 साल बाद हर घर को नया वाटर पाइपलाइन, नया मीटर डालने का हमने काम शुरू करवाया है। तकरीबन आधे शिवाजी नगर में काम हो गया है, और कबन रोड से लेकर हाई ग्राउंड्स से लेकर के मिलर्स रोड, सेंट जॉन्स रोड और अलसुर तक पूरा जो मेजर वाटर पाइपलाइन था, जो छोटा सा पाइप में वो पानी आता था, हमने उसको डबल कैपेसिटी का करवाया, वो काम चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको अच्छा मिक़दार में पानी चाहिए तो पाइप आपको बड़ा डालना पड़ेगा, जो ग्रेडियंट है उसके हिसाब से डालना पड़ेगा, साइंटिफिकली काम करना पड़ेगा। अगर पाइप ले करना है तो आपको खुदाई होगी, धूल मिट्टी निकलेगी, और जब आप 1 महीने में 3 महीने में इसका टारगेट रखते हैं तो 3 महीने में जाहिर से बात है काम नहीं होता, क्योंकि कुछ और निकल आता है। तो ये सारी जगह सब काम चल रहा है। उसके साथ सड़कें अगर बनानी है तो सड़कें बनाने के साथ आपने यूजीडी जो ड्रेनेज है, इसका सिस्टम पिछले 30-40 साल में आपने अपग्रेड ही नहीं किया, तो कई मुकामात में वो अपग्रेड करने का काम हम कर रहे हैं। वाटर पाइपलाइन का काम कर रहे हैं, वाईफाई के लिए इंटरनेट के लिए जो नेटवर्क चाहिए, ऑप्टिक फाइबर लेने के लिए कहाँ आपने प्रोविज़न ही नहीं दिया। तो बहुत सारी जगह ऑप्टिक फाइबर ले करने के लिए प्रोविजंस दिए जा रहे हैं। अगर ये सब करना है तो थोड़ा तो दर्द सहना होगा। अगर 30-40 साल से 50 साल से आपने तो वहाँ पे कोई तरक्की नहीं देखी, तो आज आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको ऑप्टिक फाइबर केबल का चाहिए, आपको अच्छा ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, आपको पानी ठीक मिक़दार में चाहिए, पाकी सफाई चाहिए, और ख़ूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आपको ख़ूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर 1 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में नहीं बनने वाला। जो हमारी कोशिश है, ये शिवाजी नगर, जयनगर और सदाशिव नगर से खूबसूरत बने, ये हमारी कोशिश है। क्यों नहीं हो? क्या यहाँ के लोग शहरी नहीं हैं इस मुल्क के? क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं भरते हैं? तो बल्कि ज़्यादा भरते हैं। तो आज तक यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जयनगर से इंफीरियर क्यों है? वहाँ से सब स्टैंडर्ड क्यों है दूसरी जगह से? तो ये काम हमने शुरू किया है। अगले 3-4 महीने में जो लोग, मैं जानता हूँ कि लोगों को तकलीफ़ भी है, और मैं जानता हूँ कि कई सियासी लोग जो ये नहीं चाहते कि
यहाँ पे तरक्की हो, क्योंकि वो तरक्की बहुत सालों तक नहीं कर पाए थे, तो मेरी तनकीद भी करते हैं। मैं इस सब को बहुत पॉजिटिव लेता हूँ। इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे खिदमत करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे शिवाजी नगर हलके का, सिर्फ शिवाजी नगर मोहल्ले का नहीं, इस पूरे हलके का चेहरा बदलने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज आप अलसुर लेक के अतराफ जाकर देखिए कितना बेहतरीन सड़कें अभी बन रही हैं। आप अगर जो नंदी दुर्गा रोड पिछले 15 साल से तैयार नहीं हुआ था, आज हम भले ही 3 महीने से तैयार कर रहे हैं, लेकिन अगले 1 महीने में, 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर काम हो जाएगा। आप जय महल के अंदर जाकर देखिए, खूबसूरत सड़कें बन रही हैं। आप वसंत नगर साइड जाकर देखिए, कुमार पार्क साइड, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, जो बिला लिहाज रखे कि कौन सी पार्टी को कहाँ वोट गिरता है। जमहूरियत में सब वोट आपको नहीं मिलेगा। मैं उस सब का लिहाज नहीं रखते हुए वहाँ तक पहुँचकर काम कर रहा हूँ। संपंगी राम नगर आप जाकर देखिए, काम चल रहा है। तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी नहीं है, लेकिन हार्ट ऑफ बेंगलोर है। अफसोस ये था कि विधानसौदा से 1 किलोमीटर दूर हम रहते हैं और हमारे पास ठीक सड़कें नहीं हैं, हमारे पास ठीक फुटपाथ नहीं है चलने के लिए। हमारे घरों के सामने से गार्बेज को, कचरे को उठाया नहीं जाता था। डेब्रिस गिरी हुई है, मट्टी मलबा गिरा हुआ है, 10 साल से गिरा हुआ है। मेरे पहले चुनाव में मैंने जो कैंपेन किया था, तब जहाँ पे डेब्रिस मैंने देखी थी, फिर 5 साल बाद जब मैं और एक पार्लियामेंट चुनाव लड़ा, तब मैंने देखा तो वो डेब्री वहीं थी। फिर मैं एमएलए बनने के बाद मैंने उसको हटाया है। तो सारे रोडों पर हमने एक टेंडर करवाना, फंड सैंक्शन कराना और टेंडर करवाना, इस हुकूमत में, बीबीएमपी में 1 साल का प्रोसेस है ये। तो आज मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि अब हम काम शुरू करने वाले हैं शिवाजी रोड पे, तिमैया रोड पर, HKP रोड ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है। रसल मार्केट के सामने का जो हिस्सा है, उसको बहुत खूबसूरत प्लाज़ा बनाने का काम हमने, ज़मीन के अंदर का जितना काम था ख़त्म हो गया है, ड्रेनेज का, नेटवर्क का, पानी के नेटवर्क का, सब। जी रिजवान साहब, जैसा आपने कहा कि गार्बेज का मसला, आपने ख़ुद जो है रिजवान अरशद फाउंडेशन के ज़रिए कैंपेन शुरू किया, तकरीबन 1-2 महीने तक चला। शायद अब लगता है कि कहीं वो सुस्त है, इसकी वजूहात, और क्या आपने उस फाउंडेशन के ज़रिए शिवाजी नगर को तकरीबन पूरा साफ़ कर दिया, या मसला ऐसा ही है? नहीं, देखिए, हमने सिर्फ एक हिस्सा हमने हाथ में लिया था, शिवाजी नगर जो वार्ड है। तो वार्ड नंबर 92 जो है शिवाजी नगर वार्ड है, जो सबसे सैनिटेशन में और क्लिनलीनेस में, बाकी सफाई में सबसे पीछे था बीबीएमपी रैंकिंग की तरफ से, और शिवाजी नगर के अंदर भी वो सबसे पीछे था। तो पहले तो हमने उस वार्ड को लिया था, और उस वार्ड में घर से कचरा ले जाने का, कलेक्ट करने का कोई सिस्टम नहीं बना था। मुझे बहुत अफसोस हुआ और ताज्जुब भी हुआ कि आज हम 2020-21 में हैं और घर से कचरा लेकर नहीं जाते। तो लोग सड़कों पर फेंका करते थे, घरों के ऊपर 3 महले की बिल्डिंग से नीचे फेंका करते थे। आप जब भी जाएं 3 फीट 4 फीट कचरा सड़कों पर, नुक्कड़ में, कहीं भी पड़ा रहता था। आधा उसको साफ़ किया जाता था, आधा वैसे ही पड़ता था, फिर सुबह लाकर लोग डाल देते थे। तो हमने वहाँ पर घूमकर घर घर में तकरीबन 15,000 डस्टबिन हमने लोगों को दिया, और एक कचरा घर से कलेक्ट करने का सिस्टम हमने बनाया। और कई नौजवान वहाँ पे हैं जो चाहते हैं कि खिदमत करें, उनको उस वॉलंटियर्स बना करके फाउंडेशन के ज़रिए उनको उस पे लगाया। आज उस वार्ड में कचरा घर से सीधे गाड़ियों में जाता है और गाड़ियों से सीधे डंपिंग यार्ड पे जाता है। सड़कों पर जो कचरा डाल रहे हैं, आज भी थोड़ा कमर्शियल लोग डाल रहे हैं, उसको ये सड़कें सब रेडी होने के बाद, तैयार होने के बाद फिर से एक मुहिम ली जाएगी। और ये मुहिम ये सिर्फ एक समझने के लिए थी कि जो ब्लैक स्पॉट्स थे, जहाँ पे कचरा डालकर इतनी गंदगी में थे, उसको हमने खुद साफ़ किया है, झाड़ू लगाया है, पानी डाल के साफ़ किया है। वहाँ पे हमने पेंट मारा है, और वहाँ पे वॉलंटियर्स लगाए हैं, बेंचेस डाले हैं, लाइट लगवाए हैं।
ये सब हुकूमत के खर्च से नहीं किया है, हमने फाउंडेशंस के खर्च से किया है, क्योंकि ज़िम्मेदारी हमारी भी है। और आज वो मुझे खुशी की बात है कि लोग वहाँ पे वो मेंटेन कर रहे हैं। जिस ब्लैक स्पॉट को हमने साफ़ किया है वो आज भी पाक व साफ़ है, लोग वहाँ के लोग उसको उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको पाक साफ़ रखें। तो यही अब अगले ये बरसात का जो सीज़न चल रहा है पिछले 3-4 महीने से लगातार हर दिन, इस पे अगर आप एक बार कैंपेन शुरू करो तो 15 दिन की कैंपेन होती है, तो शुरू करके ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं कि बरसात का सीज़न ख़त्म हो जाए तो फिर हम इस पे पाकी सफाई पर काम करें। दीगर वार्ड्स में करें। बिल्कुल, हर वार्ड पे पाकी सफाई पर काम होगा। और हमारा घर पाक रखना ही ज़रूरी नहीं है, हमारा मोहल्ला पाक रखना, हमारी गली पाक रखना, और ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। और साफ़ करना कोई छोटा काम नहीं है। मैं आपका एमएलए हो सकता हूँ, लेकिन मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि जो मेरे घर से कचरा निकल रहा है मैं उठाकर उसको वहाँ पे डालूं। और कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो तकरीबन 10-12 दिन का कैंपेन चला और 10-12 दिन मैंने खुद वहाँ का कचरा अपने हाथों से उठाया है। और मुझे फ़ख्र है, क्योंकि हर कोई काम छोटा नहीं है, हर काम को हमें करना चाहिए। और हमारे मोहल्ले को, हम जैसे अपने जिस्म को पाक साफ़ रखते हैं वैसे हमारे मोहल्ले को पाक साफ़ रखेंगे तो हमारे बच्चों को बीमारियों से और कई चीज़ों से हम महफूज रख पाएंगे। रहा सफाई की बात, सफाई के साथ सेहत भी ज़रूरी है। जहाँ तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात शिवाजी नगर की जाती है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि शिवाजी नगर इस मामले में पीछे रह गया है। शिवाजी नगर ब्रॉडवे रोड पर एक कालीशान अस्पताल की इमारत बनी, वहाँ एक हार्ट हॉस्पिटल का मंसूबा था। कोविड की वजह से वो एक कोविड सेंटर बन गया, लेकिन अब लोगों में तजस्सुस है कि ये हार्ट हॉस्पिटल कभी बन भी पाएगा या नहीं। हॉस्पिटल तो बन गया है जी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हो गया है, सारे आईसीयू सेटअप हैं। जो हार्ट के एग्ज़ामिन करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए जो आपको कैथ लैब चाहिए, तकरीबन बेंगलोर में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो स्टैंडर्ड का कैथ लैब है उससे बढ़िया कैथ लैब जर्मनी से मंगवाया गया है, वो कैथ लैब सेटअप है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। बट हुकूमत का ये फ़ैसला है कि कोविड के जब तक रहेगा उसको कोविड हॉस्पिटल बनाकर रखा जाए। और उस हॉस्पिटल की वजह से कई हज़ार लोगों की जानें भी बची हैं। हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को जो कोविड हुआ था उनको हम इलाज करवा पाए, पूरे शहर में करवा पाए। लेकिन मैं पीछे लगा हूँ हुकूमत से कि अब डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को और मेडिकल प्रोफेशनल्स को वहाँ पे रिक्रूट करना है। आज हुकूमत की तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन जितना हेल्थ पर काम करना चाहिए था मेडिकल इमरजेंसीज़ में पेंडेमिक के तौर पर वक्त पर, वो आज की रियासती हुकूमत नहीं कर पा रही है। आज की स्टेट गवर्नमेंट उसमें फेल हुई है। मैं अगले हफ्ते फिर चीफ मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और मैं उनसे इल्तिजा करने वाला हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है इसको जल्द से जल्द मेडिकल प्रोफेशनल्स को दिया जाए, डॉक्टर्स को रिक्रूट किया जाए और उसको कार्डियोलॉजी का जो सेंटर हम बनाना चाहते हैं जिसकी लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, वो आप शुरू करें। ये मेरे मुतालबा है और अगले हफ्ते मैं चीफ मिनिस्टर से मिलकर इस पर फिर जोर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये जब तक ये अच्छा हार्ट ऑपरेशन, हार्ट हॉस्पिटल, हार्ट सेंटर नहीं बनाएंगे, मैं तो चुप बैठने वाला नहीं हूँ। रिजवान साहब, एक शिकायत ये भी है कि शिवाजी नगर में सोशियो डेवलपमेंट की स्कीम, सोशल डेवलपमेंट की जो फलाही स्कीमें हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों या BBMP की तरफ से नाफिज होनी चाहिए या फिर स्किल डेवलपमेंट का जो काम होना चाहिए, हल्के में शायद कहीं नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर भी तवज्जो देना है। स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पे सेटअप करने के लिए एक अच्छा ये चाहिए, सेटअप चाहिए। वो सेटअप की कमी है। मैं इसलिए 1-2 इदारों से मैंने बात की है कि आप क्यों नहीं इसको अडॉप्ट करते। हुकूमत से हम 1-2 ऑफिसर्स को भी बात करके भिजवाए हैं, उस पर अब काम चल रहा है क्योंकि बहुत सारा काम मेरे हाथ मैंने ले लिया है। पानी का
पूरा सिस्टम, सड़कों का पूरा सिस्टम, यूजीडी का पूरा सिस्टम, पाकी सफाई का, स्कूलों का, तो अब इतना काम ले लिया है कि ये दूसरी बरसात की वजह से, कोरोना की वजह से जो ये हो रहा है, मेरी तवज्जो ये है कि मैं इसको पूरा कर सकूं। देखिए, हमने हॉस्पिटल बना कर रखा है, गवर्नमेंट आज तक डॉक्टर रिक्रूट नहीं कर रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्डिंग तैयार कर दूं स्किल डेवलपमेंट की, ये सेटअप ना करें। तो मेरी ये कोशिश है कि जो हाथ में मैंने काम लिया है इसको करूं, और अगले एकेडमिक ईयर में बच्चों का कॉलेज खुलवा दूं, और जो नए स्कूलें बन रही हैं इसको हम तैयार करवा सकें, और जो पाकी सफाई पे हम काम कर रहे हैं इसको हम पूरा कर सकें, और जो रसल मार्केट के अतराफ़ और अतनाफ जो ब्यूटिफिकेशन का हमने काम लिया है वो हम हाथों हाथ पूरा कर सकें। और उसके साथ साथ मैं इस पर भी तवज्जो दूंगा कि एक स्किल डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाया जाए और उससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसका भी मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा और जल्द से जल्द बनाया जाए। रिजवान साहब, एक देरीना शिकायत ये रही है कि मुस्लिम क़यादत के एतबार से कि एक सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं हो सकी। खैर, वो तो बुज़ुर्गों ने नहीं की, अब उनका दौर ख़त्म हो गया। आप नौजवान हैं, नौजवानों की आपसे उमंगें हैं, तवक्कुआत हैं। क्या आप इसमें यकीन रखते हैं कि आने वाले दिनों के लिए एक नई लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए? देखिए, किसी भी कौम को हर वक्त पर एक नहीं कई नुमाइंदे की ज़रूरत पड़ती है। उस कौम के सामने जो नए नए चैलेंजेस आते हैं, उस कौम के सामने जो मसले मसाइल आ जाते हैं, उस कौम को रास्ता दिखाने के लिए, उस कौम की आवाज़ बनकर खड़े होने के लिए नए नए चेहरे आने चाहिए। और आज यहाँ पे जो नौजवान हैं उनके अंदर जो एहसासात हैं, उनके अंदर जो जज्बात हैं, उसको समझकर काम करने के लिए लोग चाहिए, नए चेहरे चाहिए। और ये चेहरे क्यों नहीं बने, किसने नहीं बनाया, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, इसमें जस्तजू करनी चाहिए। और आज अगर इस मुल्क में हम इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीना चाहते हैं, और जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, एक तरफ संघ परिवार का, आरएसएस का चैलेंज है, दूसरी तरफ हमारे ही अंदर छोटी सोच रखने वाले फ़िरक़ा परस्त लोग हमारे अंदर भी हैं। जब हम आरएसएस की, बीजेपी की तनक़ीद करते हैं कि आप छोटी सोच रखते हैं, आपका दिल वसी नहीं है, आप सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहते, तो चंद लोग हमारे अंदर भी हैं, ऐसे सियासतदान भी हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो बड़ी सोच नहीं रखते, जो सबको साथ लेकर प्यार मोहब्बत के साथ चलते नहीं हैं। तो ये भी जो तंग नज़री है हमारे अंदर, हमें उसको भी छोड़ना पड़ेगा और सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और ख़ास तौर से पसमानदा तबक़ात के साथ, ओबीसीज़ के साथ, हमारे एससी एसटी दलित भाइयों के साथ, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के साथ, सबको, क्योंकि हम सब एक ही माहौल में आज घिरे हुए हैं, एक ही माहौल में आज हम शिकार बने हुए हैं। और आज इस मुल्क में जो हुकूमत चल रही है, और बीजेपी और संघ परिवार और आरएसएस की जो हुकूमत है, ये इस मुल्क के सारे शहरियों के लिए हुकूमत नहीं है, इस मुल्क के दलितों के लिए हुकूमत नहीं है। सिर्फ नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ ही नहीं हो रही है, आज बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी दलितों के साथ भी हो रही है, बैकवर्ड क्लासेस के साथ, छोटी छोटी जो ज़ातें होती हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जब तक हम एक कॉमन कॉज नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक दूसरे का हाथ नहीं थामेंगे, आज देखिए किसान जो 1 साल से मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद कर रहा था, आखिरकार मोदी को झुकना पड़ा। और उस किसान को जिस बीजेपी ने, आरएसएस ने खालिस्तानी कहा, इस मुल्क का देशद्रोही कहा, गद्दार कहा किसान को, इन लोगों ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने, आज उस किसान के सामने बेबस हो गए। तो हमें सबके साथ मिलकर, उन किसानों के साथ मिलकर, दलितों के साथ मिलकर,
पसमानदा तबक़ात के साथ, बैकवर्ड्स और छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के साथ जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मुहिम चलानी है। और जो लीडरशिप होती है, जो क़यादत होती है, अगर मैं मुसलमान हूँ तो सिर्फ मुझे मुसलमानों का ही लीडर नहीं होना है, मुझे सबके साथ, सबका नुमाइंदा, सबका लीडर बनना है। क्यों नहीं बन सकते? ये आपका जज्बा है, लेकिन मुकाबिल सिमत से जब बात आती है, अब जैसे आप मुसलमान हैं, आप चाहते हैं कि सेक्युलर हुकूमत रहे, सेक्युलर नुमाइंदे मुंतखब, लेकिन जब मुस्लिम नुमाइंदे को मुंतखब करने की बात आती है तो सेक्युलर नुमाइंदे वहाँ पीछे क्यों हटते हैं? जी देखिए, इसीलिए मैं आज जो बात कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि हमें जिन इस समाज के, इस माशरे के जो तबक़ात के साथ हमें रिश्ता बनाने हैं, वो अगर हम रिश्ते पक्के नहीं बनाएं, बैकवर्ड्स के साथ, दलितों के साथ, दूसरे माइनॉरिटीज़ के साथ, तो ये सब मसले पैदा हो जाते हैं। हम एज ए कम्युनिटी हमें बहुत आगे आकर खुले दिल के साथ हमारे मसाजिद को, हमारे मदारिस को, हमारे जितने भी हमारे पास जो असासा है, इन तबक़ात के लिए खोल देना चाहिए। उनको अंदर बुलाकर बिठाकर हमें बात करनी चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि जो लोग फ़िरक़ा परस्त लोग जो बात कर रहे हैं हमारे बारे में, जो एक हमारे ख़िलाफ़ एक जहर घोला जाता है, एक शक का बीज बोया जाता है, एक बार अंदर आकर बैठकर वो देख लेंगे कि हम क्या करते हैं, तो ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और हमारे सामने हम एक खुदा के बंदे हैं, और सब कोई भी हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सब उसी खुदा के बंदे हैं। हमारे पास कोई ऊंच नीच नहीं है, हम किसी के साथ तफरीक़ा नहीं करते हैं, हम सबको एक नज़र में से देखना हमारे दीन में शुमार है। तो हमारा ये जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम समाज को साथ लें, तभी जो आपकी जो लीडरशिप की बात कर रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, ये बनेगी। अगर हिस्से में बढ़ गए, अक़लियत अलग, अक्सरियत अलग, मुसलमान अलग, हिंदू अलग, तो कभी वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। तो हमारी एक कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समाज को जोड़ें। जो लोग फ़िरक़ा परस्त जमात को तोड़ना चाहते हैं वो अपना काम करें, हम समाज को जोड़ने का काम करें। अगर आज हम समाज को नहीं जोड़ेंगे तो आने वाले दिनों में हमारी जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लें, उसके लिए अच्छा माहौल नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये मेरी फ़िक्र है, और हमें जोड़कर प्यार और मोहब्बत के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ में जोड़कर, ख़ास तौर से जो तबक़ात कमज़ोर हैं, बैकवर्ड्स हैं, दलित हैं, SC/ST कम्युनिटी के हैं, दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, इन सब के साथ जुड़कर हमें काम करना। अच्छा रिजवान साहब, एक आखिरी सवाल जो है, शायद आपके इलेक्शन का एक इशू भी रहा कि इसी हलके में इलेक्शन का सबब बनने वाला इशू भी रहा IMA का घपला। उसमें जो है हज़ारों लोगों ने अपना सरमाया, अपनी ज़िंदगी के असबाब तक गंवा दिए। बिल्कुल। आपके ताल्लुक़ से बार बार ये कहा जाता है कि आपने उन लोगों से वादा किया था कि उनका जो असासा है, जो भी ज़ाया हुआ है हुकूमत की तरफ से या जो भी कार्रवाई हो रही है, जल्द से जल्द करवा के उनको दिलाना यकीनी बनाएंगे। अब ये सवालात उठ रहे हैं कि उसका क्या हुआ, क्या आप उसमें कामयाब हो सके? या देखिए, ये जो IMA का स्कैम हुआ, सिर्फ IMA नहीं, कोई एम्बिडेंट हुआ, कई नाम है, हज़ारों लोगों को, इसमें नादान लोगों को, मासूम लोगों को इन सब लोगों ने मिलकर ठग दिया, इन सब लोगों ने मिलकर धोखा दिया। और इस स्कैम से बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। और जब मेरे इलेक्शन से पहले ये स्कैम बाहर आया और इसकी वजह से भी इलेक्शन हुआ है, उस वक्त पे मैंने ज़रूर कहा है, और मैं उस बात पर क़ायम भी हूँ कि मैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँगा, असम्बली के अंदर बात करूँगा, हुकूमत से बात करूँगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सबसे पहले SIT बनी, ये ऑन रिकॉर्ड है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, अगर ये मामूली पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो जाता तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं कलेक्ट
किया जाता है। सबसे पहले जो SIT बनी वो मेरी पहल थी, होम मिनिस्टर और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के पास। इस शहर के अमायदीन शहर को ले जाकर उनके सामने बिठाकर मेरा डिमांड था कि इसको SIT बनाया जाए। उस वक्त के होम मिनिस्टर MB पाटिल साहब ने बहुत इसका हमारा साथ दिया और SIT बनवाई। उसी SIT में जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए, आज उसी डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पर CBI में भी हो, ED में भी हो, अलग अलग जगह पे इसकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। और उसके बाद मेरे इलेक्ट होने के बाद एक बार नहीं, मैंने 4 बार असेंबली में इस पर डिबेट करवाए और KPID एक्ट में जो कमज़ोरियाँ थी, जो लकुनास थे, उसकी तरमीम के लिए भी डिस्कशन करवाए और बहुत हद तक, हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है लेकिन बहुत हद तक तरमीम भी एक्ट में जो करवाने का जो कोशिश थी वो मेरी कोशिश थी। उसके साथ साथ जो स्पेशल कोर्ट बनवाने के लिए हुकूमत को जो फोर्स करना, उन पर दबाव डालना कि स्पेशल कोर्ट बनाया जाए, वो दबाव डालने का काम भी हमने किया था। यहाँ तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक ऑफिस नहीं दी गई थी, एक क्लर्क, एक स्टाफ नहीं दिया गया था, सिर्फ नाम के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नॉमिनेट कर छोड़ दिया गया था। आप असेंबली के रिकॉर्ड्स आज भी हैं, उस बात को मैंने उठाया है, उसको रिटन में लिखा है। हुकूमत से मिले हैं, मैं लॉ मिनिस्टर से मिला, चीफ मिनिस्टर से मिला, उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सारे जो सहूलियात उनको काम करने के थे वो दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा लीगल प्रोसेस है। उस लीगल प्रोसेस में जब मामला फंस जाता है तो एक MLA के हाथ में या किसी और के हाथ में नहीं है कि उसको कोर्ट से छुड़ा करके इसको किया जाए। लेकिन मेरी ये कोशिश, मेरी ये तबीयत में ये बात नहीं है कि मैं हर चीज़ को बहुत पब्लिसिटी दे करके बहुत ऊंची आवाज़ में करूं, लेकिन मेरा काम, जब भी मैंने कोई भी चीज़ पे लोगों को कमिट किया है तो वो काम मैं खामोशी से करता रहता हूं, बिना पब्लिसिटी के मैं करता रहता हूं। आज भी जितनी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के सीज़ होना, चाहे चंद पैसे ही सही चंद लोगों को तकसीम होना, आज पूरे हिंदुस्तान की तारीख़ में जहाँ पर भी कोई भी एक पॉन्जी स्कीम, कोई फ्रॉड स्कीम चलाई गई, लोगों से पैसा लिया गया, तो आज तक पूरी तारीख़ में हिंदुस्तान की 1 रुपया किसी को वापस नहीं मिला, बल्कि सिर्फ IMS स्कैम में चंद लोगों को थोड़ा पैसा दिया गया। ये तारीख़ है हिंदुस्तान की, 70 साल की तारीख़ में मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन ये कहकर मैं आपको कोई तसल्ली भी देकर ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप चुप रह जाएं। आपकी जो आप करें, मेरा काम मैं कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है जब तक आप लोगों को आपका सरमाया, मुझे ये नहीं मालूम कि आपको सारा सरमाया मिल जाएगा, मुझे ये तो नहीं मालूम है, लेकिन जितना भी इस प्रोसेस में निकल कर आएगा वो आपको मिलना चाहिए। इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा। अगर चंद लोगों को लगता है कि थोड़ा पब्लिसिटी करवा कर ही करूँ ताकि लोगों को मालूम हो, तो मैं अगले बार जो भी मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ IMA के मुतालिक, मैं लोगों को बताने का काम भी उस पर मैं करूँगा। अच्छा रिजवान साहब, आखिर में आप शिवाजी नगर के आवाम को तरक्याती मंसूबों हों या दीगर काम जो रुके पड़े हैं उस सिलसिले में क्या तसल्ली देना चाहेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं, तसल्ली की कोई बात नहीं है। शिवाजी नगर के हालात को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, बहुत बड़ा काम चल रहा है। और जब आप एक घर बनाते हैं, जब किसी चीज़ की तामीर करते हैं, उसका फाउंडेशन डालना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन, बुनियाद पड़ गई तो आपकी इमारत खड़ी हो जाएगी, अगर बुनियाद नहीं पड़ी तो इमारत नहीं खड़ी हो पाएगी। तो आज बुनियादी काम चल रहा है, सड़कें खुदी हैं, काम चल रहा है। लेकिन ये काम भी जो है ये मामूली वक्त नहीं है। एक तरफ कोरोना है, एक तरफ इतनी बरसात कई सालों में बेंगलोर ने नहीं देखी है। अगर आप 4-4 दिन 6-6 दिन लगातार बरसात हो तो आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगले 3-4 महीने में, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि शिवाजी नगर का चेहरा बदला हुआ नज़र आएगा। जो तरक्याती काम हमने शुरू किए हैं वो तकमील पर तकरीबन पहुंच जाएंगे और कई प्रोजेक्ट्स मुझे करना है और मेरा ये आज़म है
कि जो मुझे ज़िम्मेदारी मिली है इस हलक़े को बदलने की, और मैं लोगों का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी। और तकरीबन मुझे ये अंदाज़ा भी है कि कई लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग खुश हैं कि पिछले कई साल में जो काम नहीं हो रहे थे वो आज काम चल रहे हैं। और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने बाद जब वो देखेंगे कि उनके मोहल्ले का चेहरा बदला है, तो वो ना सिर्फ मेरे ऊपर उनकी मोहब्बत बढ़ेगी, बल्कि मुझे आने वाले दिनों में और काम करने के लिए वो लोग मेरा हौसला भी बढ़ाएंगे। शिवाजी नगर असम्बली हल्के के मुख्तलिफ समाजी, माशी, तालीमी मसाइल पर रिजवान अरशद साहब ने हमारे साथ बहुत तफसीली गुफ्तगू की है, हमारे सवालात के जवाब दिए हैं। इसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि शिवाजी नगर हल्के को तरक्की की जानिब ले जाने के लिए आपके पास जो मंसूबे हैं, आने वाले दिनों में इनको अमली शक्ल देने के लिए आपकी तरफ से पूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।